हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम लोग 5 नंबर का जो क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम कवर करेंगे। इससे मेरा 2 नंबर का भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव हमने आपको बता ही दिए हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं और हम आपको वीवीआई क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अगर तीन क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो उसमें से एक न एक आपका ज़रूर रहेगा। तो इसे अच्छे तरीके से आप माइंड में सेटअप करके रखें, क्योंकि क्या होता है ये चीज़ों को समझ के रखें, क्योंकि अब याद करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम का आपका मात्र 4 दिन बचा हुआ है, तो 4 दिन में आप याद नहीं कर सकते। बस आप ध्यान में रखें और जब वीडियो देख रहे होंगे तो उसे गौर से, मतलब दूसरी जगह से ध्यान हटा के सिर्फ वीडियो पर फोकस करके आप देखें, आपका माइंड में सेट हो जाएगा और आप एग्जाम में आराम से लिख लीजिएगा। आपको लगता रहेगा कि नहीं आ रहा है, लेकिन आप एग्जाम में लिख लीजिएगा क्योंकि आपके माइंड में वो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं मेरा आज का क्वेश्चन क्या है। तो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो पूछने के ज़्यादा चांसेस होंगे, उसी को कवर करेंगे। और वीडियो थोड़ा सा लंबा भी जाएगा क्योंकि अब आपको 100% आपका देना है, क्योंकि आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना है। तो आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि जितना बताते हैं उसे कवर करिए, तभी आपको अच्छे नंबर आने वाले हैं। और 5 दिन आपको टाइम देने में कोई खराबी नहीं है। 5 दिन दीजिएगा, आपको अच्छे नंबर आ जाएगा। ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि गैरीबोल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी भूमिका क्या थी? अगर इटली के एकीकरण की हम बात करें तो कौन कौन थे? मेजनी मेजनी काबूर। अगर मेजनी पूछ दिया जाए तो वो भी क्या थे? इटली के एकीकरण में ही भाग दिए थे। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबोल्डी का योगदान था, अहम योगदान था। मेजनी को क्या कहा गया था? इटली का मसीहा कहा गया था। और काबूल को राजनीतिक कहा गया था। और गैरीबोल्डी को क्या कहा गया था? इटली का तलवार कहा गया था। जैसे क्या हमारे भारत में क्या है, बातों को समझिएगा। भारत में 2 दल थे, एक गरम दल, एक नरम दल। गरम दल में कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद आते थे, भगत सिंह आते थे। तो ये सब क्या थे? गरम दल के। नरम दल में कौन थे? तो हमारे महात्मा गांधी जी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सब क्या थे? नरम दल में थे। तो उसी तरह क्या थे? मेजनी मतलब मारपीट पे विश्वास ना करके, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से इटली का एकीकरण करना चाहते थे। और ये काबुल क्या थे? वहाँ अच्छे राजनीतिक थे, मतलब नीतिगत अच्छे जानते थे। गैरीबोल्डी वो नहीं चाहते, कहते कि हम मार काट के जो भी हमारे देश में, जैसे भगत सिंह के थीम पे चलते थे कि नहीं हम ऐसे ही उसको मार काट के भगा देंगे, हमारे देश में हम ही पे अत्याचार करेगा, हम उसको भगा देंगे। तो उसी तरह गैरीबोल्डी वहाँ के थे, इटली का एकीकरण चाहते थे। वो तलवार के बल पे, सेना के बल पे, हम लड़ के भगाएंगे इसको। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है गैरीबोल्डी कौन थे? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? गैरीबोल्डी इटली का राष्ट्रवादी था। इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर की समान उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जितना भूमिका मेजनी काबूर दिए थे, उतना ही भूमिका किसका था? गैरीबोल्डी का भी था। वह तलवार तलवार के बल पर, मतलब ये समझ सकते हो कि वह उसे इटली का तलवार भी कहा जाता था। वह तलवार के बल पर इटली का एकीकरण चाहता था, मतलब सेना के बल पर मार काट के भगा के वह इटली का एकीकरण करना चाहता था। और तलवार के बल पे करेगा तो उसके लिए क्या, सेना की जरूरत होगी। तो उसके लिए क्या करते थे? वह शस्त्र का युवकों को क्या करते थे? चलाना तैयार करते थे, और जिसे लाल कुर्ती भी कहा जाता था। तो और उसने क्या किया कि इसके नेतृत्व में नेपोलिस तथा सिलसी पर विजय पा लिया। और गैरिबोल्डी के नेतृत्व में दो जो उसका प्रांत था, नेपुल्स और सिसली, नेपुल्स और सिसली को क्या किया? पराजित करके, मतलब इटली में मिला दिया था, जो कि इटली का ही भाग था। और उस पर मतलब दूसरे का शासन था, तो उसे जीत कर क्या किया? इटली में उसने मिला दिया। उसके बाद उसने पोप की राज को भी आक्रमण करने के लिए योजना बनाई, परंतु काबूल ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि यह तीनों क्या थी कि मतलब इटली के एकीकरण करना चाहते थे। तो ये जब दो इसने राज जीत लिए, नेपुल्स और सिसली, उसने पोप जो इटली कभी राजधानी हुआ करते थे, तो उस पर भी रोम का राजधानी हुआ करते थे पोप। तो ये मतलब चाहते थे काबूल, गैरिबोल्डी, कि हम पोप को भी जीत कर इटली में मिला ले। लेकिन काबूल ऐसा करने से उसको क्या किया? रोक दिया, मना कर दिया। इसके बाद दक्षिण इटली का विजय होने के बाद वहाँ पे उसको विक्टर इमैनुअल का क्या कर दिया गया? शासन बना दिया गया। जैसे कि हमारे देश में आज़ाद होने के बाद क्या इसको पंडित नेहरू को क्या कर दिया गया कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया, उसी तरह वहाँ पे विक्टर इमैनुअल को वहाँ का शासन नियुक्त कर दिया गया। ऐसा करने से उसे त्याग और बलिदान का अनोखा उदाहरण प्रतीत होता है, मतलब कि उसने अपना त्याग और बलिदान दिया इटली के एकीकरण के लिए। मेनली इसमें यह है कि गैरिबोल्डी कि हम ये लिखेंगे कि इटली के एकीकरण में
ऐसे ये आप माइंड में सेट कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल, गैरिबोल्डी का योगदान है। गैरिबोल्डी तलवार के बल पे इटली का एकीकरण करना चाहते थे, जिसके लिए वह बहुत सारे युवकों को प्रशिक्षण देकर और अपने सेना में भर्ती करते थे। उन्होंने 2 राज्य को जीत लिया। अगर नेपल्स और सिसिली नहीं याद है तो आप लिख दीजिएगा। 2 प्रांत या 2 राज्यों को जीतकर वहाँ पे अपनी सत्ता मतलब इटली में मिला दिया गया और उसने इटली के एकीकरण में अपना अहम योगदान दिया और अपने त्याग और बलिदान से इटली का एकीकरण किया। इतने सारी बातें हम तो आसानी से लिख ही सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इटली का एकीकरण देख लिए। अब इसमें इटली के एकीकरण में यदि आप मेजनी के बारे में भी पूछेगा या गैरिबोल्डी तो है ही क्वेश्चन में, या काबुल के बारे में भी पूछेगा तो वही बातें होंगी। बस 1 से 3 क्वेश्चन हो गया मेरा। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, या जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या रही थी? दोनों तरह से पूछ सकती है। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में करना चाहता था। इसके लिए वह क्या थे कि पर्सा को शक्तिशाली बनाने का प्रयास आरंभ किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी के एकीकरण में मतलब ऑस्ट्रेलिया ही क्या था, उसका बाधक था। तो बिस्मार्क क्या चाहता है कि जर्मनी का एकीकरण करना, और इसके लिए वह क्या करना चाहता था कि पर्सा को मतलब शक्तिशाली बनाना चाहता है, क्योंकि जो राज्य उस पर आक्रमण किया था मतलब जिसका उस पर कॉलोनी था वो पर्सा से ही वो अपना जर्मनी पर सत्ता चलाते थे। तो इसलिए वह क्या चाहते थे कि पहले हम पर्सा को मजबूत कर ले, उसके बाद हम जर्मनी के एकीकरण की समस्या को सुलझाएंगे। और जर्मनी के एकीकरण की समस्या कौन था? ऑस्ट्रेलिया जर्मनी का एकीकरण नहीं करने देता था। तो इसलिए उसने क्या किया, पर्सा को मजबूत किया और ऑस्ट्रेलिया से क्या किया, युद्ध आरंभ कर दिया। और जिसे हम क्या बोलते हैं, डेनमार्क का युद्ध। डेनमार्क के युद्ध में डेनमार्क को पराजित कर बिस्मार्क ने सेल्सविक का अधिकार कर लिया, जो कि 1964 में हुआ था। उसके बाद 1966 में ऑटो पर्सा युद्ध, जिसे हम सेडवा युद्ध भी कहते हैं या क्रीमिया युद्ध भी कहते हैं, जो कि 1866 में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर उत्तर जर्मनी महासंघ की स्थापना की, जिसका प्रधान पर्सा को बनाया गया। मतलब जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, जिसे हरा दिया गया किस युद्ध में? सेडवा के युद्ध में। और उसके बाद पर्सा को वहाँ के प्रधान बना दिया गया। हम चलते हैं अब समाजवाद एवं साम्यवाद। तो समाजवाद के बारे में हम बता चुके हैं आपको। समाजवाद वे होते हैं ना कि जिसमें क्या चाहते हैं कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं सबको क्या हो, समान अधिकार हो, समान मात्रा में चीज़ें मिले, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? समाजवाद बोलते हैं। और साम्यवाद क्या बोलते हैं? अब बात को समझिए, वही आप लिख दीजिएगा। अगर समाजवाद पे संक्षिप्त लिखना रहेगा तो यदि आपको नहीं याद है तो हम लिखेंगे कि समाजवाद का अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, समान चीज़ें मिलनी चाहिए, किसी को ना ज़्यादा किसी को ना कम मिलना चाहिए और सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? समाजवाद बोलते हैं। और समाजवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो रूस से हुई थी। सर्वप्रथम समाजवाद रूस में फैला हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गई थी समाजवाद। साम्यवाद ये होता है ना कि जैसे एक के पास ज़्यादा, जैसे मुकेश अंबानी के पास अभी सबसे ज़्यादा पैसा है इंडिया में, और हम मतलब मजदूरों और जो मध्यम वर्ग है उसके पास कम है, तो साम्यवाद के अंतर्गत क्या करेगा कि उससे पैसा छीन लेगा और सब में बांट देगा, तो वही क्या कहलाएगा? साम्यवाद कहलाता है। समझिए। तो चलिए देख लेते क्या कहते हैं। समाजवाद की संक्षिप्त व्याख्या करें। अर्थात आर्थिक एवं सामाजिक दर्शन के रूप में समाजवाद आधुनिक चिंता है। समाजवाद अभी के समय में क्या आधुनिक चिंता है? समाजवाद नागरिक एवं कानूनों को समानता से अधिक महत्व सामाजिक और आर्थिक समानता को देते हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। मतलब जब औद्योगिकरण हुआ इसके बाद क्या हुआ? श्रमिक वर्ग काम करने वाले और पूंजीपति वर्ग का क्या हुआ? एक तो मजदूर वर्ग जो काम करेगा और जो कंपनी चला रहे वो तो पूंजीपति वर्ग होंगे, तो 2 वर्ग का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण रखता था, वे श्रमिकों का शोषण करता था। क्या कहते? समाजवाद का देखिए कैसे उदय हुआ। जब क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति आए तो दो वर्गों का उदय हुआ, एक तो श्रमिक वर्ग का, एक पूंजीपति वर्ग का। तो पूंजीपति वर्ग क्या करते थे कि श्रमिक वर्ग का शोषण करते थे, मतलब ज़्यादा काम करवाते थे और पैसा कम देते थे। इसलिए नई चिंतकों ने ऐसी व्यवस्था की मांग की जिससे उत्पादनों के साधनों का निजी स्वामित्व न हो। लेकिन कुछ ऐसे विचारक थे, चिंतकों ने, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, ये सब क्या किए कि वेल्सविक हो गए, ये सब ने
ये सब क्या था कि चिंतक थे मजदूरों के। तो उन्होंने कहा कि जब भी शोषण होगा तो कोई ना कोई तो आएंगे ही उसके विरुद्ध बोलने। तो वे सब चाहते थे कि साधनों का उत्पादन निजी का स्वामित्व न हो, मतलब सबका अधिकार हो। ऐसा ना हो किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार हो, सबका अधिकार हो तो वही क्या समाजवाद आ जाएगा। ये नई चिंतक समाजवादी कहलाए। वही क्या कहलाएंगे, जब सबका अधिकार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा। समाजवाद शब्द का प्रयोग 1827 में हुआ था। आरंभिक समाजवाद का स्वप्नीय समाजवादी कहा गया। आगे चलकर कार्ल मार्क्स और एंग्लो ने समाजवाद की नई व्याख्या प्रस्तुत की। वैज्ञानिक समाजवाद एवं समाजवाद का वैज्ञानिक नाम दिया गया। अगर हम बात करें तो समाजवाद का मसीहा किसको कहा गया है, तो कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का ही नारा था कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो। जब देखा था कि सबका शोषण हो रहा था तो कार्ल मार्क्स ने ही नारा दिए थे क्या, कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो। तो समाजवाद आप समझ गए होंगे। मेनली इसमें मतलब दो मतलब वर्गों में बांटा गया था, एक पूंजीपति वर्ग, एक मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग का शोषण किया जाता था, इसी के फलस्वरूप समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद का अर्थ होता है कि सभी को बराबर चीज़ें मिलना चाहिए। और कार्ल मार्क्स और एंगलिस चाहते थे कि उत्पादन के सारे वस्तुओं पे सबका अधिकार हो, ना कि किसी निजी व्यक्ति का हो। नेक्स्ट देखते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। ये आपका अच्छे क्वेश्चन है और बहुत बार अभी तक पूछा गया है, चाहे वो मध्यमा एग्जाम हो चाहे 10th का एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। तो कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में क्या कहेंगे। कार्ल मार्क्स समाजवाद एवं साम्यवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को ही क्या कहा जाता है कि समाजवाद एवं साम्यवाद का जनक कहा जाता है। इसका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो ये सब उतना तो याद रहेगा नहीं, तो लिखेंगे कार्ल मार्क्स समाजवाद एवं साम्यवाद का जनक कहा जाता था। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। उनके विचार से सारे दुनिया श्रमिकों के लिए वो मतलब मजदूरों के बारे में वो ज़्यादा राय देते थे। मजदूरों के बारे में वो चिंता करते थे कि नहीं, मजदूरों को जितना वर्क करते हैं वो मजदूर के एक तरह से मसीहा है। मजदूर के क्या फ़ायदे होने चाहिए, ये सारी बात आप जानते हैं, वही लिखना है। कि मजदूरों को वो हमेशा अच्छा ही चाहते थे कि जितना मतलब वो काम करे उस हिसाब से उसको पैसा दिया जाए। तो मार्क्स उनके विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने 1867 में क्या किया था, दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे समाजवादी का बाइबल भी कहा जाता है। यह एक पुस्तक लिखी थी क्या, कि दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी 1867 में, जिसे क्या कहा गया, समाजवादी का बाइबल भी कहा जाता था। इसने कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो। तो चलिए कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग जान गए कि क्या होता है। अब हम देख लेते हैं हुआ आंदोलन के बारे में। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन कराते हैं उसमें से आपका 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे और इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। तो आप बेफिक्र होकर उस क्वेश्चनों को मतलब रिपीटेड करें या जो बोलते हैं उसे लिख ले और अच्छा से मतलब हम आपको अपने लैंग्वेज में बोलते हैं ताकि आप समझ जाए और आप एग्जाम में लिखते हैं। इसलिए हम किताबी लैंग्वेज से हट के अपने भाषा में बोलने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। हुआ आंदोलन क्या होता, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, अगर हुआ आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन किसके विरुद्ध में था, उपनिवेश के विरुद्ध में था। जो कि भारत का उपनिवेश कौन था, अंग्रेज थे। तो उसी तरह से कोई दूसरे देश पे अगर अपना शासन करता है तो उसी को हम उपनिवेश बोलते थे। यह क्या था कि उपनिवेश पर के विरुद्ध में यह शासन मतलब यह आंदोलन चलाया गया। जैसे भारत में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, तो उसी तरह यह आंदोलन क्या थे कि उपनिवेश के विरुद्ध में चलाए गए थे। जो कि किसके द्वारा चलाया गया था, कि व्हिनी फूसो के द्वारा चलाया गया था। और यह आंदोलन किसके विरुद्ध में चलाया गया था, कि फिजूल खर्ची, शराबखोरी, मतलब शराब की, जब जैसे अंग्रेज ही हमारे भारत में आए थे, शराब बहुत सारे बिकने लगे तो और जो मजदूर वर्ग थे, जो किसान वर्ग थे, वो पीने लगे तो उसके घर की स्थिति और भी खराब होने लगी। तो इसी सब के विरोध में फिजूल खर्ची, शराबखोरी, बाल कन्याओं की बिक्री, मतलब छोटे बच्चे की कन्याओं की जो बिक्री करते थे, उस सब के विरोध में क्या था कि यह आंदोलन चलाया गया था। और धीरे धीरे इस आंदोलन में बहुत सारे लोग जुड़ने लगे और बहुत ज़्यादा मतलब आंदोलनकारियों को देखकर क्या किया कि जो वहाँ का उपनिवेश था उसने हुनी फूसो को क्या किया कि पागल करार देकर उसे बंद कर दिया गया। और जो भी उनके समर्थक थे उसे भी क्या कर दिया गया बाद में, मतलब वियतनाम से, और उसको वियतनाम भेज दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, उसके जो समर्थक थे उसको भी कुचल दिया, उसको भी यातनाएं शिविर में डाल दिया गया और बाद में इस आंदोलन को कुचल दिया गया। तो हुआ आंदोलन मेनली क्या थे कि व्हिनी फ्यूसो के द्वारा चलाए गए थे, जो कि उपनिवेशों के विरुद्ध में चलाया गया था। जिसमें मतलब जिसका नारा था क्या कि शराबखोरी बंद हो, फिजूल खर्ची कम किया जाए, बाल कन्याओं का बिक्री
बिक्री की प्रथा को रोका जाए और गरीबों एवं निस्सहायों का शोषण कम किया जाए। इस सब के विरोध में वह आंदोलन चलाए गए थे। धीरे धीरे यह उग्र रूप लेते गए, लेकिन बाद में उसके लीडर किसको, हुइनी फूसो को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया जेल में। तो इसके बाद इस आंदोलन को भी क्या किया गया, कुचल दिया गया। ये हो चिन भूल भुलैया मार्ग, ये ऐसा मार्ग है जो दक्षिण वियतनाम में ऐसी मतलब जाती है। दक्षिण वियतनाम का मार्ग है, जो कि मतलब भूल भुलैया का तो मार्ग ही है, मतलब ही जानते हैं कि जो कि कंबोडिया, दक्षिण वियतनाम और लाओस में मतलब मिला हुआ है, तीनों टापुओं से। और इस तरह से है कि आप अगर फर्स्ट टाइम गए तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से किधर से जाना है। तो भूल भुलैया का मतलब ही आप जानते हैं, तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हम नेक्स्ट देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद, नेहरू रिपोर्ट क्या थे, उसके बाद और भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे। ये सारे बातें हम नेक्स्ट वीडियो, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या थे, और इसके बाद मेरा इरविन समझौता है। इसके बाद अब मेरा सामाजिक विज्ञान कवर हो जाएंगे सारे, दांडी मार्च भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी बातें देखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में, तो इससे बाहर आपको नहीं पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन भी। हमने 6-7 क्वेश्चन अभी तक 4 कराए, 3-4 इसमें कराएंगे, 6-7 कराएंगे, उसमें से आपको 2-3 पूछेगा तो इसी में से रहेगा, इससे बाहर नहीं रहने वाला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए थैंक यू। और हम आपके लिए ट्राई करेंगे कि शाम में संस्कृत व्याकरण का क्लास चले, और संस्कृत वेद जो है जिसे हम संस्कृत सामान्य भी लिखा गया है, तो उसके क्लास लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आपका अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अब लास्ट समय है तो आपको हार बनाना नहीं है, ये इतना है, उसमें आप अपना 100% दीजिए, आपका अच्छे रिजल्ट आएंगे और अच्छे मार्क भी आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।